दिन, नई शुरुआत, नए विचार, नई आशाओं के साथ दर्शकों आप सभी को नमस्कार। डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं किसी खास विषय पे। और साथ ही दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम सकारात्मक विचार के साथ। दर्शकों, आज हम देख रहे हैं कि हर कोई अपनी मंजिल के पीछे भाग रहा है, अपने गोल के पीछे भाग रहा है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। दर्शकों, हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है आत्मविश्वास, कुछ बातों का नज़रअंदाज और साथ ही साथ मेहनत और दृढ़ निश्चय। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही अब जैसा कि जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक सकारात्मक विचार के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। वो कहते हैं ना, दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ करें तो दिन भर के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। इसी के साथ दर्शकों, कहते हैं इतिहास एक शब्द नहीं, ये एक धरोहर है। ये प्राचीन काल के राजनीतिक सांस्कृतिक सभ्यताओं के बारे में बताता है। और साथ ही दर्शकों, हम देखते हैं कि जब भी हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें आने वाले कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें जानकारी मिलती है और काफ़ी कुछ हम सीखते हैं। वो कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों के बारे में भी सीखते हैं। कई बार जो हम अपनी गलती पहले करते हैं वो आने वाले कल में हम नहीं करते हैं, अगर हम अपने इतिहास को जाने, अपने पास्ट को जाने। तो आइए दर्शकों, एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। देश और दुनिया के इतिहास में 18 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। वर्ष 1888 में आज ही के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1901 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक वी शांताराम का जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस घोषित किया है। वर्ष 1918 में आज ही के दिन लातविया ने रूस से आज़ादी की घोषणा की थी। मोरक्को हर साल 18 नवंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह दिन 1956 में फ्रांसीसी और स्पेनिश संरक्षित क्षेत्रों के अंत और मोरक्को के लिए पूर्ण संप्रभुता हासिल करने की याद दिलाता है। यह मोरक्को के लोगों के लिए अपने इतिहास और स्वतंत्रता के लिए संघर्षों पर चिंतन करने का समय है, जिसने उनके राष्ट्र को आकार दिया। मिकी माउस दिवस हर साल 18 नवंबर को मनाया जाने वाला एक अनौपचारिक अवकाश है। यह दिन एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म स्टीम बोट विली में प्रतिष्ठित चरित्र मिकी माउस की पहली उपस्थिति की सालगिरह का प्रतीक है, जिसका प्रीमियर 18 नवंबर 1928 को हुआ था। इसी के साथ दर्शकों, आपको बता दें कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन हम सभी के लिए जीवन में बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा का इसमें एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। साथ ही आपको बता दें कि प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवन बिताने की एक कला और साथ ही साथ एक विज्ञान है। दर्शकों, आपको बता दें कि आज 18 नवंबर और आज के दिन हम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं और आज इसी पे हम खास बातचीत करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे आज के हमारे विशेष मेहमान से। और बता दें कि आज इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्राकृतिक चिकित्सा रत्न, ये बता दें कि डॉक्टर पंकज कुमार आज हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 18 नवंबर है और आज के दिन हम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं हर साल, तो आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस दिन को जो मनाने का उद्देश्य है वो क्या कुछ है, इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। नहीं, ये जो सबसे पहले तो हम दर्शकों को आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की बधाई देते हैं। आज हम 7वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता को लाना और देश के प्रत्येक हिस्सों में, देश के गांव-गांव तक इस चिकित्सा पद्धति को पहुंचाना। जो यह कार्य पिछले
20 सालों से इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कर रही है। तो जब इसमें इसके पहले हम लोग रोग मुक्त भारत अभियान और निःशुल्क आरोग्य परामर्श शिविर, कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता एवं अन्य माध्यमों से ये लोगों में जो प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता लाने का काम है, ये निरंतरता के साथ करते आए हैं। तो यही उद्देश्य है हमारा कि लोग प्राकृतिक चिकित्सा को, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने और हमारा देश स्वस्थ हो। बिल्कुल। और साथ ही जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा रोगों की नहीं बल्कि रोगी की करते हैं। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे सिद्धांत में ही है बिल्कुल कि प्राकृतिक चिकित्सा कभी किसी रोग की चिकित्सा नहीं करती है, बल्कि ये रोगी की चिकित्सा, रोगी का कहने का अर्थ है नहीं, ये पूरे शरीर की चिकित्सा करती है। और ये कभी ऐसा नहीं है कि ये सिम्टोमेटिक डिजीज का वो कोई ट्रीटमेंट करती है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि इसका सिद्धांत है कि वो रोग के कारण को नहीं, रोग के जो शरीर में व्याप्त गंदगी है, रोग का जो मेन कॉज है, रूट जड़ पे काम करती है। तो उस दौरान जैसे शरीर, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार शरीर में गंदगी का होना रोग का कारण है। किसी भी टाइप का डिजीज है उसका मुख्य कारण होता है शरीर में गंदगी का होना। और शरीर से गंदगी निकालने के 4 ही रास्ते हैं, मल, मूत्र, श्वास और पसीना। तो इन्हीं विधियों से, मतलब इसके अनेक विधियों का, जैसे इसमें मड थेरेपी है जिसमें हम लोग मिट्टी का अलग अलग ढंग से प्रयोग में लाते हैं, हाइड्रोथेरेपी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, वो थर्मोलियम सूर्य किरण चिकित्सा है, वायु सेवन चिकित्सा है, आहार चिकित्सा है, उपवास चिकित्सा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अलग अलग ढंग से रोगी की शारीरिक स्थिति को देखते हुए ये कहना ठीक है कि हम रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा करते हैं, बट इसके बावजूद भी कि रोगी की शारीरिक अवस्था को देखते हुए उस शरीर को ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। और साथ ही जब भी बात प्राकृतिक चिकित्सा की होती है तो बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर आम जन को इसकी जानकारी होना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? नहीं, ज़रूरी तो बहुत होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पूरी तरह आजकल दवाओं पे आधारित हैं। हम ये नहीं कहते कि दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी केस में आपको एलोपैथ से बेहतर और कोई चिकित्सा नहीं है। परंतु अगर आप पूरी तरह क्यूरिटी की बात करती हैं, पूरी तरह ठीक होने की बात करती हैं, तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? ये 5 तत्वों की चिकित्सा है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। तो जिन चीज़ों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, अगर ये हमको ठीक नहीं कर सकते तो फिर दुनिया की और कोई भी चीज़ें हमको ठीक नहीं कर सकती। तो अभी आपने जो प्रश्न किया उसके अनुसार ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है, ये जब हम इसको अपनाते हैं, अपने पूरे जीवन में आत्मसात करते हैं, तो इसके अगर कुछ एक चीज़ों, कुछ पहलुओं पर भी ध्यान दें तो हम एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। जैसे उसमें हम आपको आहार के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि हमारा जो आहार है 80% क्षारीय, मतलब 80% अल्कलाइन फूड और 20% एसिडिक फूड अगर हम लेते हैं तो हम निश्चित तौर पे अपने आप को एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और वो जब तक हम जिएंगे हम पूर्णतः स्वस्थ होंगे। तो अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है ना कि ये 80% अल्कलाइन क्या है और 20% एसिडिक क्या है। तो जितने भी फल सब्जियां हैं, चोकर समेत आटे की रोटी, बिना पॉलिश वाला चावल, ये अंकुरित अनाज, ये सारी चीज़ें अल्कलाइन क्षारीय भोजन के अंतर्गत आता है। और जितना पैक्ड आहार है, उसके अलावा रिफाइन, चीनी, ये सारी चीज़ें, अगर आपको मीठा खाना है तो गुड़ खाइए, चीनी मत खाइए, क्योंकि वो परिशोधित है चीनी। तो अगर इन सारी चीज़ों को, कुछ छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही आज हम देखते हैं पंकज जी कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में ही बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट भी आ रहा है। लोग आज जिम में जा रहे हैं और उनको कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसका कारण क्या समझते हैं और साथ ही साथ क्या इसका प्राकृतिक चिकित्सा में कोई उपचार है? जी जी बिल्कुल।
ऐसा है कि ये लोग जो भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं, तो वो उसका मुख्य रीज़न है कि वो अप्राकृतिक जीवन जी रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में वो जिम कर रहे हैं। जिम करने का वो कोई टाइम नहीं होता क्योंकि उनको अपने बाहरी मसल्स को, अपने वो बॉडी के लुक को दिखाना है, इसके लिए वो जिम कर रहे हैं। और जिम वो 12 बजे रात में करते हैं, 8 बजे रात में कर रहे हैं। जो सोने का हमारा टाइम है, जो अभी इसके पहले हमने सर्केडियन क्लॉक का जिक्र किया था, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरी ऊर्जा है और हमारे शरीर में जो आती है, ये तो हम लोग जो हैं वो सूर्य के वंशज माने जाते हैं। सूर्य है तो एनर्जी है। अगर हम अपने जीवन के साथ, मतलब अपने जिंदगी में वो सूर्य के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जैसे सूर्योदय के साथ जागना, यानी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक होता है और उस समय वायु सेवन अगर उसके अनुसार करें तो वो बहुत अच्छा है। फिर जैसे उसके बाद सुबह का नाश्ता, सुबह के नाश्ते में आप अगर 12 बजे तक फल लें, मतलब पूरी तरह क्षारीय भोजन, फल, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे में उसको भिगो करके ले सकते हैं। और 12 बजे दोपहर में आप अपने पसंद का आहार लें, जो आपको अच्छा है, रोटी दाल सब्जी चावल जो भी, ठीक है। फिर ये शाम के टाइम में अगर 3-4 बजे भूख लगती है तो किसी भी टाइप का वो आप फल का रस ले सकते हैं, पैक्ड नहीं, वो डायरेक्ट वो ये निकाला हुआ। अंकुरित अनाज ले सकते हैं, सब्जी का सूप ले सकते हैं, अगर कभी मन किया तो भुजा ले सकते हैं। रात का खाना जितना हल्का होगा, इसके पहले भी हमने जिक्र किया था। तो क्या है ना कि जितने आप प्राकृतिक जीवन जीते हैं, आप जैसे ना हमारा उठने का टाइम, ना हमारा बैठने का टाइम, ना हमारा सोने का टाइम, जब पूरा अव्यवस्थित होता है तब ये सारी इस टाइप की जो दिक्कतें होती है, चाहे कम उम्र में हो या अधिक उम्र में हो, क्योंकि आप अपने शरीर को उसके नेचर के अनुसार चलने नहीं देते। जब आप उसके में मतलब उसके विरोध में पूरी तरह कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे शरीर में कहीं ना कहीं ये विषमताएं आएगी और इस टाइप का प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। और जी हम ये भी आज देखते हैं कि जो बहुत सारी बीमारियों का एक कारण ये भी है कि आज बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। खासकर बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में साथ में ही कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर बात मेंटल स्ट्रेस की करें तो आज हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इस बीमारी का कोई? हाँ, पूरी तरह। क्योंकि देखिए, इसको हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में नाड़ी दौर्बल्यता कहते हैं। और अभी हमारे पास आने वाले जितने भी रोगी होते हैं, चाहे वो किसी भी डिजीज से पीड़ित हों, उनमें नाड़ी दौर्बल्यता के 80% लक्षण दिखते हैं। अच्छा, है ना। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक तौर पे इतना बोझिल बना लेते हैं कि उनके मन में, देखिए, हर समय निगेटिविटी घर करती रहती है, और जब निगेटिविटी घर करेगी तो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता चला जाता है, और वो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारे चीज़ों के नाम से अभी वो उसके शिकार हो जाते हैं, और फिर बाद में उन सारी चीज़ों का वो दवा लेना शुरू करते हैं। बट अगर आप 1 घंटे का योग में 15 मिनट का मेडिटेशन, 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम और 15 मिनट का आसन और लास्ट में 15 मिनट का प्राणायाम, ठीक है, ये निरंतर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कंटिन्यू अपने अगर जीवन में इसको करते हैं तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। जी सर, जैसा कि अभी आपने योग की बात की है तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे योग हो गया, तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी के लिए योग करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए। और वहीं अगर बात करें प्राकृतिक चिकित्सा की, तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग में क्या कुछ अंतर है, इस बारे में आपसे हम तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, अब बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर पंकज कुमार। आपको बता दें कि प्राकृतिक चिकित्सा रत्न है। सर, पुनः स्वागत है आपका। सर, हम लोग
प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बातचीत कर रहे थे तो वहीं हमने योग के बारे में भी जाना। आपने बताया जो तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा है जो मतलब बीमारियों को ख़त्म कर रहा है। साथ ही अगर हम बात करें योग की और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम प्राकृतिक चिकित्सा की, तो किस तरीके से एक दूसरे से अंतर है, क्या कुछ दोनों में डिफरेंस है, आप इस बारे में बताना चाहेंगे? ऐसा कुछ प्राकृतिक चिकित्सा और योग में कोई अंतर नहीं है, बल्कि योग एक पार्ट है प्राकृतिक चिकित्सा का। अच्छा, ठीक है। योग भी हमें वही सारी चीज़ों को सिखाता है। अगर योग को आप गीता के अनुसार में देखेंगे तो योगा कर्मसु कौशलम जी, अर्थात अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करना ही योग कहलाता है। और जिसमें हम संयमित और नियमित जीवन जीने की बात करते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा भी हमें यही बताती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्राकृतिक चिकित्सा और योग में बहुत अंतर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का संबंध अन्योन्याश्रय संबंध है जी। और साथ ही जैसा कि शुरुआत में ही हमने कार्यक्रम की हमने योग की भी बात की है, और हम जब सभी जानते हैं कि योग हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम अगर दिन में ज़्यादा समय नहीं बल्कि 10 या 15 मिनट भी अगर हम निकाल के नहीं, योग, ये 15 मिनट की बात नहीं, क्योंकि ऐसा करके वो आप अपने आप को सिर्फ मन को बहला रही। अगर आपको तीनों लेवल पे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, अगर तीनों लेवल पे अगर आपको फायदा चाहिए, लाभ इसका चाहिए, तो 1 घंटे का योग अपने लिए कीजिए, जरूर करें जी। वो हम 15-15 मिनट का वो बता दिया हमने, 15 मिनट का मेडिटेशन, 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम, 15 मिनट का आसन और 15 मिनट का प्राणायाम जी। हाँ, ये जरूरी है। और साथ ही अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न विधियों के बारे में अगर हम बातचीत करें तो किस तरीके से ये लोगों को रोग मुक्त करता है, इस बारे में अभी हमने विधियों के बारे में बताया आपको कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत बहुत सारी विधियां हैं, जैसे मड थेरेपी। तो मड थेरेपी में ही जैसे अब वो रोगी की शारीरिक अवस्था के अनुसार जो स्वास्थ्यार्थी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आया है उसकी शारीरिक स्थिति के अनुसार, अब जैसे कभी कभी हम लोग भेड़ों पर मिट्टी की पट्टी भी देते हैं, आँख पे मिट्टी की भी पट्टी देते हैं, होल बॉडी मड पैक देते हैं। उसमें अगर शारीरिक ये स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो वो होल बॉडी मड पैक और ये फिर उस स्थान पे मड पैक देते हैं। हाइड्रोथेरेपी में जैसे वो हॉट फुट बाथ, एनिमा, ये गर्म ठंडा कटी स्नान या कटी स्नान, स्टीम बाथ, इसमें रीढ़ स्नान, ये बहुत सारी चीज़ें हैं हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत। फिर वो थर्मोलियम का हमने बताया था कि सूर्य किरण चिकित्सा, अलग अलग रंगों से अलग अलग डिजीज का चिकित्सा किया जाता है। जो सूर्य की किरणें पड़ती है, ऊपर से वो शीशे का एक प्लेट रख करके उसकी वो उस ऑर्गन में किस कलर का वो चाहिए वो रख करके वो उसको थर्मोलियम बोलते हैं, सूर्य किरण चिकित्सा। फिर आहार चिकित्सा, जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक फूड। फिर उपवास चिकित्सा एक बहुत अच्छा रोल निभाती है जी। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम का, अभी हम लोग आंशिक उपवास करके भी अपने शरीर को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। आंशिक उपवास कहने का अर्थ है कि जैसे एक टाइम का उपवास, पूरा दिन में हम लोग खाना खाएं, ठीक है, अपने मर्जी के अनुसार क्षारीय भोजन जो है प्राकृतिक भोजन ग्रहण करें, रात का खाना नहीं है। तो ये भी अगर हम सप्ताह में 2-4 दिन करते हैं तो ये हमारे पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम को वो रेस्ट पहुंचाता है और शरीर को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है और स्वस्थ प्रदान करता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जी। और साथ ही अगर हम आहार की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में आहार का कितना महत्व है, और साथ ही साथ इस बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताना चाहेंगे? जी जी जरूर। हाँ, इस बारे में बताएं। आहार के बारे में तो पहले भी हमने भी बताया कि 80% एसिडिक और 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। तो इसमें है जो अगर जो जिन सारे चीज़ों से अगर किसी न किसी चीज़ से ग्रसित है तो कुछ नहीं, वो 90 दिन कम से कम प्राकृतिक आहार को पूर्णतः अपनाएं। उसमें सुबह क्या करना है, सुबह उठने के साथ पानी को पीना है, और वो पानी पीने का जो तरीका होगा वो बिना कुल्ला किए हुए सुबह का पानी 1 से 1.5 गिलास, मतलब बेड से उठें और पहले 1 से 1.5 गिलास पानी पिए, उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाना है, ठीक है। फिर वो फ्रेश होकर के, ये हम पूरी दिनचर्या बता रहे हैं आपको, मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह जागने से रात के सोने तक
एक सामान्य आदमी क्या करें कि वो स्वस्थ कैसे रहे, है ना। तो उसमें सुबह बिना कुल्ला किए उनको पानी पीना है, फिर फ्रेश होने के लिए जाएं। इसके बाद अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जितनी उनकी शारीरिक क्षमता है उतना टहलें, और टहलने के पहले एक तौलिया या कपड़ा भिगो करके नाभि के चारों तरफ कपड़ा हटाकर 1 मिनट क्लॉकवाइज और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर लें। ये नॉर्मल पानी से, अभी ठंड का सीजन है, कुछ नहीं, नॉर्मल पानी से भिगो करके रोटेट कर, इसको पेट पोछ बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। उसके बाद 30 से 45 मिनट, और अगर जो शारीरिक रूप से अक्षम है वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जिनको घुटने की समस्या हो तो वो घुटने पे धारापात कर लें, वो पेट पोछ के साथ, मतलब अगर यहाँ से कपड़े हटा करके घड़ी देख करके 2 मिनट इस घुटने पे और 2 मिनट इस घुटने पे वो पानी डाल लेना है, एक तौलिया से पोंछकर फिर कपड़े को डाल लीजिए और फिर घूमने के लिए निकल जाइए। घूमने के आने के बाद जो आपका नाश्ता होगा सुबह में अपने वजन के अनुसार, मतलब अगर हमारा 70 kg वजन है तो हम 700 ग्राम फल खाएं 12 बजे तक, एक बार में नहीं। सवेरे कोई रोटी दाल चावल सब्जी पूड़ी पराठा कुछ नहीं खाना है सिवाय फ्रूट्स। उसके अलावा अगर डायबिटिक नहीं है तो 2 अंजीर, 10 से 15 पीस मुनक्का, 2 बादाम भिगोकर, 2-4 अखरोट की गिरियां और 50 ग्राम अंकुरित अनाज। 50 ग्राम अंकुरित अनाज में चना 15 ग्राम, मूंग 10 ग्राम, मूंगफली 10 ग्राम, मूंग 8 ग्राम, मोठ 6 ग्राम, सफ़ेद तिल 6 ग्राम और 5 ग्राम और कुछ रह गया, क्या क्या बताया आपको, ये चना, मूंग, मूंगफली, मोठ, मसूर 6 ग्राम और सफ़ेद तिल 5 ग्राम, मतलब सब मिलाकर ये 50 ग्राम होता है। ठीक है, ये इसको अमृत भोजन की संज्ञा दी गई है। अगर आप इसको पूरी तरह अपने जीवन में 12 बजे के पहले निश्चित तौर पे मान लीजिए, अनाज नहीं खाना है, फ्रूट्स और ये सारी चीजें नहीं, ये सब आपको सुबह 8 बजे से 12 बजे तक अनाज मत खाइए जी। अनाज खाना है तो ये अंकुरित अनाज खाइए, फ्रूट्स खाइए, जितनी सारी चीज़ों को बताया वो खाइए। और 12 बजे के बाद आपको जो जितना आप 700 ग्राम अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो 350 ग्राम सलाद, और उसके बाद जो रोटी दाल सब्जी खाना है खा लीजिए। रात का खाना 7 बजे तक खा लीजिए। बस आप इस जीवन को जीते हैं अगर 3 महीने, तो हम कहते हैं कि निश्चित तौर पे आप जिन भी रोगों से सफ़र कर रहे होंगे, पहले भी आपने बताया कि हम रोग की नहीं रोगी की चिकित्सा करते हैं, आप जिन भी रोगों से सफ़र कर रहे होंगे उसमें 80% आपको बेनिफिट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा ये। जी जी सर, ये जो तमाम जानकारी दी है कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने आज हमें बताई हैं सर। और भी चीज़ों पे हम आपसे खास बातचीत करेंगे और भी चीज़ जानेंगे आपसे। तो दर्शकों, यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर पंकज कुमार। सर, हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बातचीत कर रहे थे, आपने जो तमाम जानकारी दी बहुत ज़रूरी थी, और साथ ही साथ सर हम लोग बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ आम बीमारियों की बात करें जिससे हर कोई जूझ रहा है, कहीं ना कहीं हर परिवार में कोई ना कोई एक है। अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या इन रोगों का या इन बीमारियों का कोई उपचार है प्राकृतिक चिकित्सा में? जी, पूर्णतः इन दोनों बीमारियों का, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका पूर्णतः इलाज है हमारे पास जी। जिसको आप 3 महीने, मतलब अगर ये डिपेंड करता है कि उनकी स्थिति कैसी है। अगर जो अब 20 सालों से दवाएं खा रहे हैं तो शायद उनका वक्त ज़्यादा लग सकता है, जो 10 सालों से खा रहे हैं उनका कम लग सकता है, और जिनका स्टार्टिंग है तो उनको शायद 2-4 महीनों में वो निश्चित तौर पे इस कंडीशन में आ जाएंगे कि जो दवाएं उनको प्रिस्क्राइब करी गई थी जिन डॉक्टर के द्वारा, शायद वही उनको मना करें कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमको करना क्या है, इसके पहले भी हमने बताया कि हमको प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को जीना है, नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें अभी जो चाहे खाने पीने की बात हो, अब ये इसके पहले भी बताया हमने कि 80% अल्कलाइन फूड, तो जो जितने फल का सेवन करना है
तो वो डायबिटिक लोग भी करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि फल के मिठास से उनकी शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, फल का रस उनको नहीं पीना है, ठीक है। जो हमने जूस नहीं पिएंगे, फल छिलके सहित जैसे फल का है वो चबा करके खाना है, वो उससे शुगर की मात्रा नहीं बढ़ेगी। और रही बात दाल, जो रोटी दाल सब्जी ये है, तो दाल जब भी खाते हैं हम लोग तो आजकल पीली दाल मतलब छिलका हटा करके खाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए उसमें कि अंकुरित, जैसे खड़ा अनाज का, चाहे मूंग हो, चाहे मसूर हो, चना हो, उसको भिगो करके खाने से उसमें अंकुरित करके अगर उसका दाल उसके बाद बनाया जाए, जैसे बिहार की भाषा में उसको ना हम लोग घुगनी बोलते हैं। बट उसमें होता क्या है ना कि जैसे ही वो अंकुरन होता है तो प्राणतत्व चला आता है और सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो वो काली दाल जिसको बोलते हैं, अगर उस टाइप से हम लोग खाएंगे तो और बेहतर होगा। और देखा गया है कि प्रायः जो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं वो पहले कब्ज से ग्रसित होते हैं। बिल्कुल। और प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि सारे रोगों की जननी कब्ज है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी टाइप का रोग होने से पहले वो कब्ज से ग्रसित रहता है। तो अगर इन सारे चीजों को हम फॉलो करते हैं तो कब्ज तो स्वतः चला जाएगा। और जब कब्ज स्वतः चला जाएगा तो डेफिनेटली है कि अगर हमारा पूरा इंटेस्टाइन, पूरा ये सिस्टम अगर पूरी तरह साफ है, जब कब्ज नहीं होगा तो धीरे 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 वो पूरी गंदगी बाहर हो जाएगी और हम रोग मुक्त होते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही अगर सर हम प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बात करें, जो कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक है हर किसी के लिए, अगर बात करें प्राकृतिक चिकित्सा की, लेकिन जानकारी बहुत कम लोगों तक है, तो इसकी जानकारी हर आम जन तक पहुँचे, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो ये हम लोगों का तो प्रयास बराबर चलता रहा है इसमें। जैसे कि हम बताएं कि इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों का जो पहले हमने जिक्र किया, जैसे रोग मुक्त भारत अभियान, ये पूरे देश में 5000 जगहों पे निःशुल्क आरोग्य परामर्श शिविर के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। उसमें लोगों को परामर्श दिए गए, सलाह दिए गए चिकित्सकों के द्वारा, और जिसमें आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ये कार्यक्रम हम लोगों ने 5000 जगहों पे पूरे जगह किया था। तो इस दौरान बच्चों में जागरूकता लाने के लिए वो कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता, जिसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसके लिए बुकलेट दी जाती है। वो बुकलेट इसलिए दी जाती है ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन, मतलब बुक भी दी जाती है और ऑफलाइन अगर किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाता है, ऑनलाइन सॉरी। तो उसमें होता क्या है कि जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो वो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे, और जब प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे तो धीरे धीरे उनकी रुचि इसकी ओर बढ़ती चली जाएगी। और जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे उस चीज को, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगना है, सारी चीजें हमारी नेचर की दी हुई है, बस उसको सिस्टमेटिक ढंग से अपने जीवन में लागू करना है। अगर हम पूरी तरह इसको लागू कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे हम अभी अपने लाइफ में मतलब जीवन के पूरे अंतिम समय तक एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जी, तो वहीं सर अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें और आयुर्वेद की बात करें, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो दोनों उपचार है ये एक है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ऐसा है कि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, अगर ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा ही विशुद्ध आयुर्वेद है, बट क्योंकि दोनों के सिद्धांत अलग हैं। सिद्धांत मीन्स प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि रोग का कारण शरीर में गंदगी का होना है, जबकि आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ का संतुलन ही रोग है। ठीक है, तो वात पित्त कफ का संतुलन भी तभी होगा जब शरीर में गंदगी जमा होगी। तो इन दोनों का बहुत थोड़ा डिफरेंसेस है। अगर उन्हीं सारे रस रसायन को अगर हम नॉर्मल वो नेचुरल फॉर्म में देते हैं तो वो नेचुरोपैथी है। अगर उसको हम पैक्ड आहार के रूप में देते हैं तब आप उसको आयुर्वेद में कह सकती हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी दवाएं सब पैक करके मिलनी शुरू हो गई है। अब औंला हर्रे बहेड़ा मुलेठी अश्वगंधा, ये सारे चीज़ों को अगर हम रॉ मतलब नेचुरली फॉर्म में देते हैं तो वो डेफिनेटली वो नेचुरोपैथी है।
ठीक है, अगर इन्हीं सारे चीज़ों को हम पैक्ट करके देते हैं, क्योंकि हम परिशोधित आहार को वर्जित करते हैं, तो डब्बा बंद आहार प्राकृतिक चिकित्सा में पूर्णतः वर्जित है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये थोड़ा है कि दोनों में अंतर ऐसा मान सकते हैं जी। और साथ ही अगर हम, जैसे कि हमने कई बीमारियों के बारे में बात किया, आपने कब्ज़ के बारे में बताया, हमने डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात किया कि इसमें भी ये कितना कारगर साबित हो रहा है। अगर हम बड़े बीमारियों की भी बात करें तो क्या उसमें भी ये नहीं, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कुछ देखिए है क्या ना कि प्राकृतिक चिकित्सा आपको सारे बीमारियों से लड़ने के लिए वो आपके शरीर को तैयार करती है। बिल्कुल। चाहे वो किसी भी टाइप का डिजीज हो। जब हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा सकती है, और सिर्फ यही, इसके अलावा ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर की रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, तो फिर ये किसी भी टाइप का रोग हो उससे लड़ने में सहायक होगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना ये जो आपने कीमती वक्त दिया इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम चलते चलते हमारे दर्शकों को, आज हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में और अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शक उठाए फटाफट पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com। तो ऐसे के साथ दर्शकों, अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।